देश में कोरोना के कुल 21,393 मामले, अब तक 681 लोगों की जान गई। 4,257 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा कोरोना मुक्त हुए हैं, तो देश के 5 दूसरे राज्यों में कोरोना का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। सोनिया गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बीजेपी पर लगाया नफरत का वायरस फैलाने का आरोप। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोली सोनिया, कोरोना संकट में भी सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है बीजेपी। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की। केंद्रीय कर्मियों के डीए पर कोरोना की कैंची चली। सरकार ने जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बढ़े हुए डीए के इंस्टॉलमेंट पर लगाई रोक। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की सैलरी पेंशन पर पड़ेगा असर। कोरोना के कहर से दुनिया भर में हाहाकार, अब तक 1,84,000 से भी ज्यादा मौत की खबर। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 47,000 के ऊपर। कोरोना के खतरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोई भी देश न करे गलती, कोरोना वायरस को हल्के में न लें, लंबे वक्त तक हमारे बीच रहेगा संक्रमण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और आज देश की बात में हम शुरुआत एक अच्छी खबर से करेंगे, जहां एक तरफ कोरोना का कहर पूरे देश में, क्या कहें पूरे विश्व में चल रहा है। इसी बीच भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना बिल्कुल ही मिट चुका है, वहां पर कोरोना का कोई भी केस नहीं है। इसके अलावा कई जिले भी ऐसे हैं भारत के जहां पर कोरोना का कोई असर नहीं हो पाया है। हालांकि अभी भी ये महामारी देश के लिए एक बड़े संकट के रूप में सामने खड़ी है। मरीजों की संख्या 21,000 के ऊपर हो चुकी है, और इसके अलावा 681 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 4,257 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। तो इन आंकड़ों पर ध्यान देंगे, और खासकर इस महामारी का प्रसार किस तरह से हो रहा है, किस किस चीज़ों से हो रहा है, और कहाँ कहाँ गलतियाँ हमसे हो रही हैं, इसको जांचने की, परखने की, मापने की कोशिश होगी आज देश की बात में। और इन तमाम खबरों के बीच हम एक ये भी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि पूरे विश्व में कोरोना का क्या असर है, किस तरह से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, और महान शक्तिशाली देश अमेरिका किस तरह से पस्त नजर आ रहा है, और वो देश जो कि कभी उसके सामने झुके रहते थे, घुटनों के बल टिके रहते थे, वही देश आज अमेरिका के लिए सबसे बड़े मददगार कैसे साबित हो रहे हैं। यानी कि शक्ति भी काम नहीं आती है, यदि कोई प्राकृतिक आपदा या किसी इस तरह की आपदा आ जाए तो कैसे सारी शक्तियां बेकार हो जाती हैं, ये एक प्रमाण है। और इसको आप कह सकते हैं प्राकृतिक न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण भी। लेकिन अमेरिका की परेशानी क्या है, हम देश की बात में ये भी ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका की स्थिति का सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। इन तमाम खबरों के बीच हम सियासत की भी बात करेंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पीपीई किट के खराब क्वालिटी पर चिंता जताई, और साथ ही ये कहा कि इस माहौल में भी जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, सभी लोग चिंतित हैं, घरों में बंद हैं और परेशान हैं, भुखमरी की हालत है कई लोगों की, इस बीच में भी जो बीजेपी है वो सांप्रदायिकता का जहर फैलाने से नहीं रुक रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैलाने वाली बीजेपी की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सोनिया ने गरीबों, किसानों और मजदूरों की अनदेखी का भी मुद्दा उठाया है, और आरोप लगाया है कि सरकार मजदूरों की अनदेखी कर रही है, किसानों की अनदेखी कर रही है, गरीबों की अनदेखी कर रही है। सोनिया गांधी के इस हमला पर भी हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मुद्दा कुछ ज़्यादा ही समझा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके तमाम धागे खोलने की कोशिश करेंगे कि चाहे स्थिति कोई भी हो, दल कोई भी हो, सियासत अपने रंग से, अपने ढंग से, अपनी धारा के साथ बहती ही रहती है।
इन तमाम खबरों के बीच हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कैसे केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। केवल कांग्रेस शासित ही नहीं बल्कि साफ तौर पर कहें तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि केंद्र उन्हें सहयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा तमाम अन्य सरकारें भी हैं जो गाहे बगाहे उन चीज़ों की शिकायत कर रही हैं जहां जितनी मदद केंद्र से मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन वाकई स्थिति क्या है और क्या इन शिकायतों को महज पक्ष विपक्ष की सियासत समझा जाना चाहिए या इसमें कोई सच्चाई भी है, ये समझने की कोशिश होगी आज देश की बात में। उधर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए सभी फैसलों की काफ़ी सराहना की है और कहा है कि इसी वजह से देश में कोरोना संकट उतना गहरा नहीं पाया जितनी की आशंका जताई जा रही थी। बिल गेट्स ने भले ही ये कहा हो, लेकिन कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है और इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने कई सारी कटौतियां करनी शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भी देर से अभी मिल रहे हैं। इस बीच एक और आघात हुआ है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बढ़े हुए डीए पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। इसके अलावा जो पेंशनधारी हैं उन पर भी इसका असर सीधे तौर पर पड़ने वाला है, यानी कि ये समझा जा रहा है कि पेंशन और पीएफ के पैसों पर भी रोक लगाई जा सकती है। हम आपको ये खबर विस्तार से दिखाएंगे कि सरकार कहां कहां कटौती कर रही है और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा आघात साबित हो रहा है कोरोना का ये संकट। कोरोना का संकट और लॉकडाउन का असर रक्षा सौदों पर भी पड़ता दिख रहा है। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं से अपने आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे रक्षा सौदों को पूरी तरह से फिलहाल रोक देने के लिए कहा है। वैसे कोरोना संकट के बाद बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकलने की योजना पर काम कर रही हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इसका असर चीन पर भी पड़ने वाला है? हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दरअसल देखा जाए तो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना संकट एक बड़ी महामारी की तरह से आया है और सभी को और सभी की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख चुका है। ये कोरोना संकट में भारत के लिए एक, हालांकि जितना चीन कमज़ोर होता जाएगा उतना ही भारत के लिए कई अवसर भी खुल सकते हैं, लेकिन वाकई क्या भारत इन तमाम अवसरों का फ़ायदा उठा पाएगा? क्या चीन से जो कंपनीज हट रही हैं वो क्या भारत में आकर शिफ्ट करने पर विचार कर सकेंगी? इन तमाम स्थितियों को हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या भारत इसके लिए कोई माहौल भी बना रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। उधर दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक कितने लाख लोग पीड़ित हो चुके हैं और कितने लाख लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, कितने ठीक हुए हैं, ये सारा आंकड़ा आपके सामने होगा। बस दुखद बात ये है कि जितने लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, जितनी तेज़ी से, खासकर अमेरिका में, उतनी तेज़ी से ठीक नहीं हो रहे हैं। और इस बीच WHO ने कहा है कि ये न समझें कि कोरोना बस कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है, बल्कि कोरोना अब रहेगा और आने वाले समय में इसका और भयंकर और भीषण रूप दिख सकता है, ये वापस भी लौटेगा। तो ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है वो संक्रमण कोई ख़ास मौसम या किसी खास महीने या किसी खास दिन तक नहीं रहेगा, बल्कि ये लगातार रहेगा। ऐसे में हमें ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसे विकल्प को तलाशें या कोरोना के साथ कैसे जीना है इसको सीखने की कोशिश करें। WHO के इस बयान पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्थिति कैसे बदल सकती है और इस महासंकट से निपटने के लिए हमारी सरकारी कोशिशें कितनी कामयाब हो पाएंगी। इन तमाम खबरों के बीच हम चीन और साउथ कोरिया समेत दुनिया के कई देशों में जिस तरह से संकट ये देखने को मिला है, जहां कोरोना एक बार फिर से पलट कर वापस आया है, इसे लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए आपके सामने ये बताएंगे कि आखिर आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है और एक ऐसे सितारे को याद करेंगे जो हमारे लिए बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को।
24 घंटे की यदि हम बात करें तो 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1500 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल केस बढ़कर 21,000 के ऊपर हो चुके हैं। अब तक देश में 681 लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जबकि 4,257 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं, ऐसा सरकार का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें इन आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो अब 19.8% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है, जबकि 12 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिन में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश के कुल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 राज्य कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा राज्य में कोरोना के मामले आए, लेकिन अब एक भी पॉजिटिव केस इन राज्यों में नहीं है। कोरोना के मरीज इन राज्यों से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं। वहीं 5 ऐसे भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनमें अभी तक एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं। नागालैंड, सिक्किम, दमन दीव, दादर, नागर हवेली और लक्षद्वीप में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोरोना पर भारत बहुत हद तक शायद लगाम लगा ले, यदि यही स्थिति रहती है तो, और सरकारी कोशिशें सफल होती हैं तो। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, which takes our total confirmed cases to 21,393. इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुड़म तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एसबीएस नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। उधर अधिकार प्राप्त समूह 2 के अध्यक्ष और पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा ने कहा कि हम कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन में कटौती, प्रसार को कम करने और डबलिंग की दर को बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। हमने भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए इस समय का उपयोग किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने गुरुवार तक देश में कोरोना के कुल 5,542 नमूनों का परीक्षण कर लिया है। अगर 5 लाख टेस्ट के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। दक्षिण कोरिया ही भारत से इस वक्त आगे है। 5 लाख टेस्ट हमने आज किए हैं। यूएस ने 5 लाख टेस्ट 26 मार्च को किया था। They had found 80,000 cases to be positive. I'm giving you rough numbers. इटली ने ये मार्क 31 मार्च को किया था and they had 100,000 people who were positive. 1 लाख लोग थे। यूके में ये समय 20 अप्रैल को आया and they had 120,000 positives. टर्की में ये समय 16 अप्रैल को आया, they had 80,000 positives. इंडिया में ये मार्क 22 अप्रैल को आया और हमारे पास लगभग 20,000 पॉजिटिव केसेस थे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक अगर वैश्विक तुलना हम करें तो वी सीम टू बी डूइंग वेल सो फार विथ अ स्ट्रैटेजी विच इज फोकस्ड and very, very intensely focused on the areas where we see a lot of positivity and action happening. उधर कई जगह से अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की एक टीम ने
ममता बनर्जी को एक खुला खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि सरकार यहाँ पर अंडर एस्टिमेशन कर रही है और ख़ासकर जो जांच हो रही है और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके डेटाज में छेड़खानी की जा रही है, जो कि गंभीर नतीजा के रूप में सामने आ सकता है आने वाले भविष्य में। इसके पहले बीजेपी भी आरोप लगा चुकी है ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी इससे इनकार कर चुकी हैं। इन डॉक्टर्स ने जो कि स्पष्ट किया है कि हम एक डॉक्टर्स की टीम हैं और हम इसी राज्य के हैं, हमने यही पढ़ाई लिखाई की है, इसलिए हमें ये लिखने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारे राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है और राज्य सरकार सोई हुई है। अब ये एक आरोप है या इसके अंदर क्या सच्चाई हो सकती है, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जैसा कि हमने आपको कहा कि स्थितियां चाहे कोई भी होती हैं, सियासत अपने तरीके से चलती है। ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है, अब बीजेपी पर सोनिया गांधी ने हमला किया है। देश में कोरोना संकट के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पीपीई किट की खराब क्वालिटी जानबूझकर भेजी गई है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक में ये आरोप लगाया कि पीपीई किट की खराब क्वालिटी पर गंभीर चिंता जताई जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार देश में सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया ने गरीबों, किसानों और मजदूरों की अनदेखी का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस अध्यक्षा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कांग्रेस की ओर से दिए गए सुझावों पर अमल तक करना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को तुरंत मदद दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जब कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तब बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है और नफरत का वायरस फैला रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया ने कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी सरकार की रणनीति पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीपीई और टेस्टिंग को लेकर केंद्र ने कांग्रेस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। सोनिया ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में अभी भी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। All sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं। सोनिया ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से समाज के हर तबके, खासकर किसानों, मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे सब कुछ ठप पड़े हैं और करोड़ों लोगों की आजीविका के साधन खत्म हो गए हैं। सोनिया ने कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन से नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से सीधे लोगों को मदद देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब मजदूर और किसानों के परिवारों को कम से कम 7,500 रुपए की आर्थिक मदद तुरंत देनी चाहिए। Trade, commerce, and industry have come to a virtual halt, and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed. जिस तरह से कोरोना वायरस को लड़ने के लिए उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ हिंदुस्तानी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष का कहना कि हम लोग सांप्रदायिक वायरस फैला रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को हर चीज में सांप्रदायिकता दिखती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कोरोना वायरस के फैलने और उसकी रफ्तार पर भी चिंता जताई। सोनिया ने कहा कि कोरोना का प्रसार पिछले कुछ दिनों में चिंताजनक रूप से बढ़ा है। हमें कोरोना वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए। तमाम ऐसे स्वास्थ्यकर्मी भी हैं जो बिना जरूरी मेडिकल उपकरण के भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
आरोप का जवाब प्रत्यारोप। और जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि कांग्रेस जो है वो चीप पॉलिटिक्स कर रही है, बहुत निम्न स्तर की सियासत कर रही है। उधर CWC की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्हें केंद्र से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। साथ ही टेस्टिंग किट और PPE भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि चिंता और अधिक बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में मांग की कि टेस्टिंग उपकरणों की खरीद केंद्र के अधीन होनी चाहिए, ताकि उचित मात्रा और बढ़िया क्वालिटी के मेडिकल उपकरण केंद्र के जरिए ही हर राज्य को मिल पाए। अशोक गहलोत ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट पूरी तरह से फेल रही है, जिससे निराशा हाथ लगी है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 1 लाख टेस्टिंग किट की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 10,000 ही दिए गए, वो भी चीन में निर्मित थे, जिसकी वैधता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में पंजाब ने बड़ी मात्रा में चीन से आई किट वापस करने का फैसला लिया है। दरअसल अब तक कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर विदेश से PPE और टेस्टिंग किट मंगवा रही है। हालांकि जिन कंपनियों से ये किट मंगवाई जा रही है, उनकी लिस्ट ICMR की ओर से दी गई है। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का यह भी आरोप था कि केंद्र की ओर से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। उधर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने भी केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया है। केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में कोरोना वायरस को लेकर ठन गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना वायरस को लेकर स्थिति का आकलन करने गई केंद्रीय टीम का सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीम को कई इलाकों में जाने से रोका जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले को केंद्रीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए पूछा कि टीमों को बीजेपी शासित यूपी और गुजरात क्यों नहीं भेजा गया। यहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल के मुकाबले कहीं अधिक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से PPE और टेस्टिंग किट भी उचित मात्रा में नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को झटका लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए सभी फैसलों की सराहना की है। मोदी को लिखी चिट्ठी में बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपकी सरकार ने डिजिटल क्षमताओं का पूरा उपयोग किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने मोदी द्वारा लॉकडाउन के फैसले को भी सही बताया है। गेट्स ने कहा कि वो मोदी के नेतृत्व और सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करते हैं। तुरंत उठाए गए कदमों से भारत में कोविड-19 संक्रमण की दर को बढ़ने से रोकने में कामयाबी मिल गई है। इसमें नेशनल लॉकडाउन, हॉटस्पॉट इलाकों में टेस्टिंग और इसके अलावा क्वारंटाइन सुविधाओं समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना शामिल रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। कोरोना को रोकने के लिए तमाम देश अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है तो जन जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हर देश इस महामारी को रोकने के लिए योजना तैयार कर रहा है। भारत ने भी देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में 24 अप्रैल को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। साथ ही चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा संसाधनों को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। कोरोना से निपटने की तैयारियों की बात करें तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी तैयारियों की प्रशंसा की। उन्होंने खत में पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को लेकर सरकार के उठाए कदमों को सही बताया। बिल गेट्स ने कहा, मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करता हूं। पीएम मोदी को लिखे खत में बिल गेट्स ने लिखा, भारत में हॉटस्पॉट चिन्हित कर और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो तारीफ के लायक है। इसके अलावा इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, जो सराहनीय है।
बिल गेट्स ने आगे कहा कि महामारी को लेकर भारत सरकार का रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ डिजिटल इनोवेशन पर भी फोकस है। मुझे खुशी है कि आपकी सरकार कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी डिजिटल क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रही है। आरोग्य सेतु ऐप बनाना एक बेहतर आइडिया है जो कि कोरोना वायरस ट्रैकिंग, संपर्क का पता लगाने के साथ साथ और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम करती है। बिल गेट्स कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए 750 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग देशों को करोड़ों रुपए की मदद की है। इसके अलावा वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों को भी बिल गेट्स फंडिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए देश में 3 मई तक का लॉकडाउन लागू है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर दिन लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी ने जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया, वहीं मुश्किलों से जूझ रहे लोगों की दिक्कतों का समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बाहर भेजा जा सकता है और उन्हें उनके अपने स्थान तक, अपने मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट को लेकर स्पेशल 11 के साथ बैठक की, जिसमें लॉकडाउन की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन है, इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत बिल्कुल नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सभी गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, लेकिन इस दौरान आवश्यक सामग्री की सुचारू आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राज्य में भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जांच में काम में तेजी लाने के लिए अधिक से अधिक मेडिकल टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सप्लाई चेन में लगे सभी लोगों की जांच सुनिश्चित होगी। टेस्टिंग क्षमता की व्यवस्था और भी बढ़ाई जा रही है, तो वहीं कोरोना से अप्रभावित जिलों में औद्योगिक इकाइयों के संचालन को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। खबर ये भी है कि कोरोना महामारी की कड़ी तोड़ने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को वापस भेजने में योगी सरकार पूरा सहयोग करेगी। अगर अन्य राज्यों के लोगों को उनके गृह राज्य की सरकार वापस बुलाने का निर्णय लेती है, तो यूपी सरकार न सिर्फ इसकी अनुमति देगी बल्कि उन्हें वापस भेजने में मदद भी करेगी। लॉकडाउन के बाद से देश के कई राज्यों में प्रवासी कामगार और अन्य लोग फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। फैसले के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। इसके पहले आपको याद होगा कि सांसद निधि पर भी रोक लगा दी गई है। इस रोक का असर सीधे तौर पर मध्यम वर्ग के कर्मचारियों से लेकर उच्च वर्ग के कर्मचारियों तक पड़ेगा और उन पर भी पड़ेगा जो पेंशनधारी हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाले डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा। अब इसके आगे डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं में कटौती की जा रही है। कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में 40 दिनों का लॉकडाउन लागू है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, सब कुछ बंद है। इसका असर जीडीपी और रेवेन्यू पर भी पड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर अब रक्षा सौदों पर भी पड़ता दिख रहा है और केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे सौदे जो कि आने वाले भविष्य को तय कर रहे थे, सभी खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं से अपनी आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे तमाम सौदों को फिलहाल रोकने के लिए कह दिया है। मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 की वजह से बजट में कटौती को देखते हुए फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना से कहा है कि जब तक देश में कोविड-19 की स्थिति बनी रहती है तब तक वे अपनी पूंजी अधिग्रहण प्रक्रियाओं यानी रक्षा डील को रोक दें।
तीनों सेनाओं से सभी रक्षा सौदों पर रोक लगाने को कहा गया है, जो विभिन्न चरणों में है। भारतीय वायुसेना फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान और रूस से S-400 वायु रक्षा हथियार प्रणाली के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया में है, जबकि सेना भी अमेरिका और रूस सहित विभिन्न देशों से टैंक, आर्टिलरी गन और असॉल्ट राइफल ले रही है। वहीं नौसेना ने हाल में अमेरिका से 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अब इन सभी रक्षा डील को रोक दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि डील को रद्द कर दिया गया है। स्थिति सामान्य होने के बाद डील को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोरोना संकट के कारण ही केंद्र सरकार ने सभी सांसदों की सैलरी को 30% कम कर दिया है। इसके साथ ही सांसद निधि को 2 साल तक के लिए रोक दिया गया है। केंद्र के साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए कई सख्त फैसले लिए हैं। ऐसे में रक्षा सौदों की आगे की प्रक्रिया फिलहाल रोका जाना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, वहीं कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां इसका असर नहीं हुआ है। खासकर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे रक्षा सौदे, हमारे आम जनजीवन की जो व्यवस्था है उस पर भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है। इसके नकारात्मक असर ने हर जगह लोगों को परेशान किया है। कोरोना के कारण दुनिया के कई मुल्कों में लॉकडाउन है और इस वजह से सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ठीक भारत जैसी स्थिति तमाम अन्य देशों की भी है। इटली के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चाहे वो कोरोना से मर जाएं लेकिन काम पर अब निकलेंगे। वहाँ की सरकार ने भी एक तरह से पूरी तरह से समर्पण कर दिया है कि वो इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हुई है। अब नया आकलन ये है कि प्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशों से भेजे जाने वाले धन में भी 23% तक की कमी आ सकती है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक काफ़ी बड़ा हिस्सा प्रवासी भारतीयों का रहता था, उसमें अब 23% तक की कमी आ जाएगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा यूं स्थिति हो जाएगी। लगातार नीचे गिरते इकोनॉमी के लिए ये खबर एक और झटका है। विश्व बैंक ने अनुमान जताया कि साल 2020 में भारत में रेमिटेंस 23% कम आ सकता है। इस साल प्रवासी भारतीय $64 बिलियन रेमिटेंस भेज सकते हैं। एक साल पहले यानी 2019 में देश में $83 बिलियन की रकम भेजी गई थी। पिछले साल रेमिटेंस में 6% तक की बढ़त रही थी। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। विश्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इस कारण वैश्विक रेमिटेंस में 20% तक की गिरावट आ सकती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो रेमिटेंस 23% तक कम रहने का अनुमान है। ये बीते कुछ सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान के रेमिटेंस में भी 23% गिरावट आ सकती है और ये $17 बिलियन रह सकता है। एक साल पहले यानी 2019 में $22.5 बिलियन प्रवासी पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे थे। वहीं बांग्लादेश में इस साल $14 बिलियन रेमिटेंस आने का अनुमान है। ये एक साल पहले के मुकाबले 22% कम है। इसी तरह नेपाल और श्रीलंका के रेमिटेंस में 14% और 19% की गिरावट आ सकती है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यूरोप और सेंट्रल एशिया में 27.5% रेमिटेंस कम रहने का अनुमान है, जबकि दक्षिण एशिया में 22.1%, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 19.6% कम रेमिटेंस आ सकता है। इस मामले में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में 19.3% का नुकसान होने का अनुमान है। रेमिटेंस का सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होता है, जिसके जरिए कोई देश जो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है उसका सीधा असर इकोनॉमी को देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में बीमा नियामक इरडा ने बीमा धारकों को एक राहत दी है। इरडा ने कहा है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को किश्तों में जमा किया जा सकता है। ये सुविधा करीब 1 साल तक 21 मार्च 2021 तक के लिए दी गई है, यानी कि अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सुविधा मिलेगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि अपने ग्राहकों के किश्तों में प्रीमियम भुगतान का विकल्प दें। इरडा के निर्देश के मुताबिक बीमा धारक 31 मार्च 2021 तक अपने सुविधा के मुताबिक प्रीमियम की राशि हर महीने 3 महीने या फिर 6 महीने के आधार पर भुगतान कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी से आर्थिक गतिविधियों पर पड़े असर के बीच नियामक ने ये कदम उठाया है।
तो एक राहत भरी खबर थी ये, और राहत की जहां तक बात है उसके लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। यदि कोरोना से हमें राहत चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम लॉकडाउन में रहें। लॉकडाउन का असर भारत के अर्थव्यवस्था पर ज़रूर पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारत बेहद पिछड़ रहा है, लेकिन भविष्य इतना अंधकारमय भी नहीं है। कोरोना संकट के बाद बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकलने की योजना पर काम कर रही हैं। ये कोरोना संकट में भारत के लिए एक अवसर की तरह से है। चीन से अपनी फैक्ट्रियों को भारत शिफ्ट करने पर विचार करने वाली कंपनियों को भारत में खासा फायदा दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक योजना तैयार कर रही है जिसमें चीन में मैन्युफैक्चरर्स को फैक्ट्रियां भारत शिफ्ट करने पर इंसेंटिव देने का कदम शामिल होगा। ये इंसेंटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के इरादे से दिए गए इंसेंटिव के समान ही होंगे। कोरोना वायरस संकट के बाद बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन को एक ही स्थान पर सीमित नहीं करना चाहती, लिहाजा अब वो दूसरे विकल्पों की तलाश में जुट गई हैं। भारत इसे अपने लिए एक अवसर के तौर पर देख रहा है। चीन से अपनी फैक्ट्रियों को भारत शिफ्ट करने का विचार कर रही कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने खास रणनीति बनाई है। सरकार उन कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए कई ग्रुप बनाएगी जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT एक योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें चीन में मैन्युफैक्चरर्स को फैक्ट्रियां भारत शिफ्ट करने पर इंसेंटिव देने का कदम शामिल होगा। पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के साथ ही अतिरिक्त इंसेंटिव देने से भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता वियतनाम जैसी हो जाएगी। सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटाकर बिना किसी इंसेंटिव के 22% कर दिया था, जबकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ये 15% का है। खबरों के मुताबिक DPIIT के पास पहले ही ऐसे राज्यों की सूची है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जल्द क्लियरेंस दे सकते हैं और जिनके पास जमीन के बड़े टुकड़े भी हैं। भारत ने चीन के विकल्प के तौर पर एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनने के लिए अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके साथ ही देश में एक बड़ा मार्केट भी है जो अन्य देशों की तुलना में एक अतिरिक्त लाभ है। खबरों के मुताबिक सरकार ने इस बारे में ऐसी लगभग 100 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत की है जिनकी चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो वहां से बाहर निकलना चाहती हैं। जापान ने तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चीन से शिफ्ट होने में मदद के लिए $2.2 अरब के पैकेज की घोषणा की है। चीन में कोरोना वायरस के फैलने की वजह से सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। भारत का इससे पहले फोकस ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने पर था, लेकिन अब सरकार देश को सप्लाई चेन के बड़े कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का हब बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक अच्छी खबर है और एक अच्छी खबर के साथ साथ एक अच्छी आवाज़ में हम वो अपील आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसके लिए हमारी कोशिश है कि आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉकडाउन में रहें। कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हर कोई आगे बढ़कर सहयोग कर रहा है और APN भी कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ है। लोग अपने अपने अंदाज में संदेश दे रहे हैं और ये सारे संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें नेता के संदेश भी हैं, अभिनेता के संदेश भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी संदेश हैं। आज एक खूबसूरत आवाज़ आपसे अपील कर रही है कि आप इस महामारी से बचने के लिए, मानवता के विजय के लिए किस तरह से काम करें। इसी कड़ी में शारदा सिन्हा। घर से निकली हो ना बबुआ, बहरा में खतरा बमारी, खतरा बमारी, कोरोना महामारी। तनी तनी देर में हथवा धोइहा, तनी तनी देर में हथवा धोइहा। अलट पलट के सगुनवा से मलिहा, नाक मुँह झाँपिहा जरूर हो, भीड़वा में खतरा बमारी। घर से निकली हो ना बबुआ, बहरा में खतरा बमारी। दुनिया में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब तक खबर है कि लगभग 2 लाख लोग
इसकी वजह से मौत के मुंह में समा गए हैं, जबकि 26,37,673 लोगों के संक्रमित होने की खबर है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक पूरी दुनिया में 7 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी निराशा हाथ लग रही है क्योंकि लोगों के संक्रमित होने की संख्या कहीं ज़्यादा है। अमेरिका अब कोरोना का नया एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ अब तक 47,000 से भी ज़्यादा मौत की खबर है और लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से एक दिन में 2,341 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही यहाँ मृतकों की संख्या बढ़कर 47,676 हो गई है। अमेरिका में संक्रमण के मामले भी बढ़कर 8,48,994 हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकारी मदद बेरोजगारी की भरपाई करने में असमर्थ साबित हो रही है। अगले कुछ महीने में अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 30% हो जाएगी। उधर ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 18,000 से अधिक हो गई है, जबकि फ्रांस में 21,340 और इटली में 25,000 से ज्यादा मौतें हो गई है। इटली में धीरे धीरे मौतों में कमी हो रही है। स्पेन में अब तक 21,717 और जर्मनी में 5,315 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जर्मनी के सभी 16 राज्यों ने अगले हफ्ते में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही यहाँ वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। यूक्रेन में 467 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,592 हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 174 तक पहुँच गया है। इस बीच महामारी से लड़ने के लिए भारत ने नेपाल को 23 टन दवाई भेजी है। इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। नेपाल में संक्रमण के अब तक 45 केस मिल चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी की जान नहीं गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर चीन और साउथ कोरिया समेत दुनिया के कई देशों में देखने को ये मिला है कि जहां कोरोना एक बार फिर से पलटकर वापस आया। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और अधिक चिंतित हो गया है, सतर्क रहने को कह रहा है। WHO के मुताबिक जहां कोरोना वायरस पर कुछ हद तक रोक लगी है, वहां दोबारा इसके बढ़ने का खतरा है, जबकि कई देश ऐसे हैं जहां अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। ऐसे में सबको सतर्क रहना होगा और इसे काबू में करने के लिए संयम का परिचय देना होगा। यानी कि अगर WHO की हम बात करें तो WHO ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है कि कब तक ये महामारी हमें सताती रहेगी, बल्कि ये बार बार हो सकती है। यानी कि कोरोना के साथ ही अब जीना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि ये वायरस हमारे बीच लंबे वक्त तक बना रहेगा, इसलिए कोई गलती न करे और सभी देश पूरी तरह अलर्ट रहें। WHO के मुताबिक कई देश इससे लड़ने के शुरुआती दौर में हैं। जिन देशों को लग रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पाया है, वहाँ मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। अफ्रीका और अमेरिका में संक्रमण के बढ़ते मामले हमारे लिए चेतावनी है। WHO का बचाव करते हुए संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि सही वक्त पर 30 जनवरी को वैश्विक आपातकाल की घोषणा की गई थी, ताकि दुनिया के सभी देश कोरोना महामारी के खिलाफ योजना बना सके और तैयारी कर सके। उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूरोप में ये महामारी अब स्थिर हुई है और कहीं कहीं घटती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ भी मामले बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस की जानकारी देने में हुई कथित देरी पर WHO कई देश और विशेषकर अमेरिका के निशाने पर रहा है। अमेरिका कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है। यहाँ प्रशासन का कहना है कि WHO ने चीन के दबाव में कोविड-19 की गंभीरता को छिपाया। अगर संगठन ने बुनियादी स्तर पर काम किया होता तो ये महामारी पूरी दुनिया में नहीं फैलती। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले संगठन को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी थी। अमेरिका हर साल WHO को करीब 3,000 करोड़ रुपए फंड देता है, जबकि चीन का योगदान करीब 300 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में आए महासंकट से निपटने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को देश पर हमला बता दिया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में संक्रमण से 47,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 8 लाख लोग से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी चीन पर निशाना साधा है। कहा, चीन को दुनिया के सामने कोरोना वायरस की सच्चाई सामने लानी ही होगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हमला करार दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका पर इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले 1917 में फ्लू से अटैक हुआ और अब कोरोना आया है। ट्रंप ने कहा कि हम इससे उबर कर वापस आएंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि चीन ने दुनिया से काफी कुछ छुपाया है। हर किसी को सच जानने का हक है। अभी भी काफी हद तक सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पोम्पियो ने यहाँ तक कहा कि इस तरह की लैब अभी भी चीन में जारी है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया कि सिर्फ वुहान ही नहीं बल्कि चीन में ऐसी कई लैब हैं जहां पर इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं जो आगे चलकर खतरनाक साबित होंगे। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर आरोप लगाते हुए माइक पोम्पियो ने कहा कि दिसंबर के बाद से ही चीन का सच बाहर आने लगा है और ये साफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन का साथ दिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। ये नुकसान 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले से भी बड़ा है, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति को कोरोना वायरस के इलाज के दौरान निकलने वाले जैव चिकित्सा कचरे के अवैज्ञानिक निपटान को लेकर स्पष्ट निर्देश पालन करने होंगे। एनजीटी ने इन संस्थाओं को जैव चिकित्सा कचरे से उत्पन्न होने वाले जोखिम को भी कम करने के लिए कहा है। एनजीटी ने पुराने दिशा निर्देशों के संशोधन की आवश्यकता जताई है ताकि तरल और ठोस प्रबंधन का वैज्ञानिक तरीके से निपटान का ध्यान रखा जा सके। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब करते हैं हम आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र। 23 अप्रैल को अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर की मौत हुई थी। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मकता, प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। उधर भारत के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में शुमार फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। पाथेर पांचाली, देवी चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी जैसी लोकप्रिय फिल्म देने वाले सत्यजीत दा अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच और नज़रिया एक आम इंसान से बहुत ही भिन्न था, इसीलिए ऐसे शाहकार वो बना पाए। उधर साल 2005 में आज ही के दिन यूट्यूब की वेबसाइट पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। ये वीडियो यूट्यूब के संस्थापक जावेद करीम की सैन डिएगो चिड़ियाघर की यात्रा का था। एक वर्ष के भीतर ही इस साइट पर करीब 10 करोड़ वीडियो अपलोड किए गए थे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।